सिर्फ एक दिन, महज 24 घंटे और फिर शुरू हो सकती है इस सदी की सबसे बड़ी जंग में से एक जंग, जिसके एक छोर पर होगा रूस और दूसरे छोर पर होगा अमेरिका, और इसके लपेटे में बर्बादी की कगार पर पहुंचेगा यूक्रेन और सीधे प्रभावित होगा अपना देश भारत। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पिछले कई महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी अब इस मोड़ पर पहुंच गई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह कह दिया है कि रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करेगा और यूक्रेन इस दिन को एकता दिवस के तौर पर मनाएगा। वहीं अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया है कि 16 फरवरी बुधवार को रूस यूक्रेन पर हमला करेगा ही करेगा। यानी अब यह लगभग तय है कि हमला होगा, और जाहिर है कि जब रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो यूक्रेन का साथ देगा अमेरिका। यानी कि कुल जमा कहानी यह है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो यह जंग सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं, बल्कि रूस और अमेरिका के बीच होगी, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पिछले दिनों ये साफ कर चुके हैं कि इस बार अमेरिका का दुश्मन कोई आतंकी संगठन नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक सेना है, और इसलिए इस बार की जंग हर बार से अलग होने वाली है। और ये जंग होने वाली क्यों है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो पूरी दुनिया दो खेमे में बटी थी। एक खेमा था मित्र राष्ट्र या एलाइड फोर्सेस का, जिनमें अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, चीन और ब्रिटेन जैसे देश थे। दूसरा खेमा था जर्मनी, इटली और जापान का, जिन्हें धुरी राष्ट्र या एक्सिस पावर कहा जाता था। इन दोनों शक्तियों के बीच हुई जंग खत्म हुई तब जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिए। परमाणु बम के हमले से दूसरा विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन एक नए तरह का युद्ध शुरू हो गया, जिसे शीत युद्ध कहा गया। इसकी वजह यह बनी कि मित्र राष्ट्र के दो देशों यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ताकत को लेकर संघर्ष हो गया। सोवियत यूनियन ने यह कहा कि अगर अमेरिका उसका साथी रहा है तो उसे बताना चाहिए था कि उसके पास परमाणु हथियार हैं और इन्हीं हथियारों से वो जंग को खत्म करेगा। लेकिन अमेरिका ने परमाणु हमले से पहले किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी कि उसके पास इतने ताकतवर हथियार हैं। ऐसे में पूरी दुनिया फिर से दो खेमे में बंट गई। एक खेमा अमेरिका का बन गया, जिसे नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी कहा गया, और तब इसमें 12 देश थे जो आज की तारीख में 30 हो गए हैं। दूसरा खेमा सोवियत यूनियन का बना, जिसे WTO यानी कि वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। वहीं एक तीसरा खेमा भी बना, जिसे नाम यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट कहा गया। उसे हिंदी में कहा जाता है गुटनिरपेक्ष, जिसमें भारत समेत तमाम देश थे। लेकिन असली लड़ाई सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच ही थी, जिसमें अमेरिका भारी पड़ा और फिर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। वो 15 अलग अलग हिस्सों में टूट गया, जिसका एक हिस्सा यूक्रेन भी है, जो एक अलग देश है। रूस के बाद ये दूसरा सबसे ताकतवर देश है, जो शुरू में तो रूस के साथ ही खड़ा था। हालांकि 1997 आते आते यूक्रेन ने नाटो का सदस्य बनने की ख्वाहिश पाल ली। इसके लिए कमीशन भी बनाया गया, लेकिन फिर काम हो नहीं पाया। साल 2008 में यूक्रेन ने फिर कहा कि वो नाटो के साथ जाना चाहता है, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। इस बीच साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर हमला कर दिया और उसे अपने साथ मिला लिया। इससे यूक्रेन को लगने लगा कि अगर उसे रूस के हमले से बचना है तो नाटो के साथ हर हाल में आना होगा, क्योंकि नाटो का मकसद ये है कि अगर नाटो के किसी भी देश पर हमला होता है तो फिर नाटो में शामिल सभी देश उसका साथ देंगे। इसकी वजह से साल 2017 में यूक्रेन की संसद ने यह प्रस्ताव पास किया कि यूक्रेन अब नाटो का सदस्य बनकर रहेगा। इसी को लेकर दिसंबर 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति की नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलटेनबर्ग के साथ मीटिंग हो गई। इससे रूस नाराज हो गया और उसने यूक्रेन की सीमा पर अपने फौजियों को उतार दिया। फिलहाल यूक्रेन की सीमा पर रूस ने करीब 1 लाख से भी अधिक सैनिक उतार दिए हैं। गोला बारूद और जंग का सामान यूक्रेन के बॉर्डर पर है। समंदर में भी रूस ने अपने जंगी जहाज भेज दिए हैं, और उसने एक और पड़ोसी देश बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें करीब 30,000 सैनिक हैं, और वो सब जंगी जहाज, टैंक और दूसरे लड़ाकू हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे लगता है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। हालांकि खबर तो ये भी आ रही है कि यूक्रेन सीमा से
रूस ने अपने कुछ सैनिकों को वापस भी बुलाना शुरू कर दिया है, वो लौटने लगे हैं। लेकिन इसको लेकर उहापोह की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भारत सरकार ने भी सभी भारतीय छात्रों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दे दी है। यूक्रेन में बने भारतीय दूतावास ने ये एडवाइजरी जारी की है कि यूक्रेन में रहने वाले या फिर यूक्रेन जाने की योजना बनाने वाले लोग कुछ दिनों के लिए अपना कार्यक्रम स्थगित कर दें। इस बीच अगर जंग होती है तो उसका खामियाजा पूरी दुनिया को ही भुगतना पड़ेगा। वजह यह है कि इस जंग से ऊर्जा क्षेत्र में भारी संकट पैदा हो सकता है। रूस अकेले एक दिन में करीब 1 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन करता है, जिससे दुनिया की करीब 10% की आपूर्ति होती है। इसके अलावा पूरे यूरोप की करीब 33% नेचुरल गैस की जरूरत भी रूस ही पूरा करता है और इसकी पाइपलाइन यूक्रेन से होकर ही गुजरती है। ऐसे में अगर जंग हुई तो तेल के दाम 100 से 120 डॉलर प्रति बैरल हो सकते हैं। साथ ही नेचुरल गैस की आपूर्ति भी रुक जाएगी और गैस और महंगी हो जाएगी। और अगर गैस तेल महंगा हुआ तो फिर पूरी दुनिया में महंगाई का खतरा और बढ़ जाएगा। और ये सब ऐसे वक्त में होगा जब अमेरिका समेत तमाम देश महंगाई की मार का सामना कर रहे हैं। एक बात और गौर करने लायक है, अभी रूस और यूक्रेन के बीच जंग के सिर्फ आशंका भर है तो महंगाई आसमान छूने लगी है और पूरी दुनिया का शेयर बाजार धराशायी होने लगा है। भारत के भी लाखों करोड़ रुपए डूब चुके हैं। ऐसे में अगर जंग होती है तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा, इसका आकलन करना भी मुश्किल है। बाकी जाते जाते आपको ये भी बता दें कि भारत का यूक्रेन के साथ अच्छा खासा व्यापारिक रिश्ता है। दोनों देशों के बीच करीब 2.7 बिलियन डॉलर का कारोबार होता है और जंग होने पर इस कारोबार पर भी असर पड़ना लाजमी है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग हुई और अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया तो फिर भारत क्या करेगा? क्या वो रूस का साथ देकर अमेरिका की दुश्मनी मोल लेगा, या फिर वो अमेरिका का साथ देकर रूस की दुश्मनी मोल लेगा, या फिर खामोशी अख्तियार कर दोनों महाशक्तियों के बीच हो रही जंग को देखता रहेगा? जो भी होगा हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अनकट।